नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे देखिए इसके पीछे वाला जो आपको क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर था उसमें मैंने आपको हीट ट्रांसफ़र के मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित सवाल कराया, जिसमें एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र और साथ में वर्क डन, इन सबसे संबंधित सवाल थे। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके पहले मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन कराए हैं, हीट ट्रांसफ़र के कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन संबंधित सवाल भी कराए हैं। और इस क्रम में फिर मैंने जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित सवाल कराए थे। अब मैं जो सवाल करा रहा हूँ उसी फर्स्ट लॉ से संबंधित सवाल करा रहा हूँ। एक लेक्चर इस फर्स्ट लॉ से संबंधित सवालों का हो चुका है, ये दूसरा है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो है हम लोगों के पास, वो है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस फॉर विच द टू इंटीग्रल्स इंटीग्रल पी डी वी एंड माइनस इंटीग्रल वी डी पी एवेलुएटेड बिटवीन एनी टू गिवन स्टेट गिव्स द सेम वैल्यू। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि दो वैल्यू दी हुई हैं, ठीक। एक ये पी डी वी दिया है और दूसरा जो दिया है वो वी डी पी दिया है। तो उन्होंने पूछा है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, ठीक। तो ओके, तो इन्होंने पूछा है कि किस प्रकार का सवाल होता है जिसमें इस पी डी वी और वी डी पी इन दोनों की वैल्यू सेम होती हैं, ठीक, किस प्रोसेस में। तो देखिए हम जानते हैं कि पी डी वी क्या है। पी डी वी मतलब है, अब जैसे अगर हम पी वी डायग्राम पर देखें तो पी डी वी क्या है, ये पी वी डायग्राम है, ठीक। तो अगर कोई ग्राफ है यानी कोई कर्व है या कोई प्रोसेस है तो उसका हम अगर वी एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लें तो जो एरिया प्राप्त होगा वही क्या है, पी डी वी है, ठीक। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को अगर हम लोग पी वी डायग्राम है अगर हमारे पास और उसका हम लोग पी एक्सिस पे प्रोजेक्शन लें, यानी अगर पी वी डायग्राम का पी एक्सिस प्रोजेक्शन लें, ठीक, तो जो हमको ये एरिया प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, पी डी वी वी डी पी हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर वी एक्सिस प्रोजेक्शन लेंगे तो पी डी वी हो जाएगा, अगर पी एक्सिस प्रोजेक्शन लें तो वी डी पी हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब हमको सवाल पूछा क्या है, किस प्रोसेस में ये दोनों इक्वल होते हैं। तो देखिए ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये इक्वल तब होंगे जब P1 V1 की वैल्यू P2 V2 के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये जो दो एरिया है, इस एरिया को इस पर अगर प्रोजेक्ट करके पी वी डायग्राम के एरिया को अगर हम लोग एक बार पी एक्सिस से प्रोजेक्ट करके एरिया निकालें और दूसरी बार वी एक्सिस से प्रोजेक्ट करके एरिया निकालें, ठीक। मतलब एक बार ये एरिया और दूसरी बार ये एरिया निकालें, ठीक। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे जब ये जो ये है ये हाइपरबोलिक कर्व होगा। ये हाइपरबोलिक कर्व कब होगा, जब इस पॉइंट पे जो मल्टीप्लाई होगा और दूसरे पॉइंट पे जो मल्टीप्लाई होगा, मतलब P1 V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 V2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। P2 V2 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। और कब होता है, मतलब PV सीधे सीधे कहिए कि PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो PV कांस्टेंट कब होगा, PV कांस्टेंट तब होगा जब प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा, ठीक। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आइसोथर्मल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि PDV क्या है, ये हम लोग का प्रोसेस है नॉन फ्लो वर्क यानी क्लोज सिस्टम का वर्क जो होता है, और VDP क्या है, ये फ्लो वर्क का फार्मूला है, ठीक। तो इससे हमको पता चल जाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें फ्लो वर्क और नॉन फ्लो वर्क दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसको हम लोग प्रूव करना चाहें तो हम जानते हैं क्या है कि PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर लें तो क्या हो जाएगा, PDV प्लस VDP VDP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा PDV इक्वल टू माइनस VDP,
P, और दोनों तरफ का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इससे प्रूव भी हो जाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है किसी प्रोसेस के लिए तो वो पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी हो जाता है। ठीक, तो देखिए क्योंकि ये पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए, तो इससे अगर प्रोसेस का कोई हाइपरबोलिक भी होगा तो उसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। ठीक फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताया ही था कि उसमें क्या क्या उसके मतलब उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, उसमें क्या क्या संभावनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि फॉर ए सिंपल क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन द डिफरेंस बिटवीन द नेट हीट एंड द वर्क इंटरेक्शन इज इनडेफिनेटेबल एज द चेंज इन। मतलब उन्होंने कहा है कि यदि एक सिंपल क्लोज्ड सिस्टम है, उसमें क्लोज्ड कंपोजिशन है, ठीक, उसमें डिफरेंस बिटवीन द नेट हीट वर्क, नेट हीट मतलब डिफरेंस बिटवीन द नेट हीट मतलब जो डी क्यू है, डिफरेंस क्या है, डी क्यू है, ये वर्क इंटरेक्शन मतलब डी डब्ल्यू जो है, क्या है, डी डब्ल्यू, इन दोनों का जो अंतर है वो किसके चेंज के बराबर होता है। मतलब नेट हीट ट्रांसफ़र और नेटवर्क ट्रांसफ़र का जो डिफरेंस होता है वो किसके चेंज के बराबर होता है। ठीक, तो हमने देखिए आपको बताया था सबसे पहले, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही नियम ही बन रहा होता है कि जो डी क्यू इक्वल टू होता है, मतलब नेट हीट जो ट्रांसफ़र की जाती है वो इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक, मतलब कि होता क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। ठीक, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो अगर हम इसको इस तरफ ले आए तो ये डी यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू बराबर हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, ओके, तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या आ गया, डी क्यू और डी डब्ल्यू का अंतर आ गया है अपना डी यू के बराबर। किसके बराबर आ गया है, डी यू के बराबर। तो डी यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ये सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये जो क्वेश्चन है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से संबंधित मैंने कई क्वेश्चंस आपको करा ही दिए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है ले लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, अरेंजमेंट इज एक्सपेंडेड मतलब एक पिस्टन सिलेंडर है, उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें हीट इस तरह से इसमें गैस को एक्सपेंड किया जा रहा है, मतलब ये पिस्टन पीछे की ओर जा रहा है। ठीक, जो पिस्टन है ये पीछे की ओर जा रहा है। ठीक, तो इससे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पीछे की ओर जा रहा है। वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज 15 किलो जूल। जो वर्क डन दिया हुआ है वो कैसा है, 15 किलो जूल है। अब देखिए क्योंकि वर्क डन क्या एक्सपेंशन का है, तो सीधे सीधे जो वर्क डन हमको प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 50 किलो जूल। मतलब ये जो आंसर है डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका प्लस 50 किलो जूल। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज 30 किलो जूल। ठीक, जो डी यू की वैल्यू दी है वो कितना दिया हुआ है, डी यू की वैल्यू दिया है 30 किलो जूल। मतलब ये क्योंकि क्या है, ये डिक्रीज है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 30 किलो जूल। हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू, इन्होंने डी क्यू की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक, हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू, उन्होंने पूछा है कि हीट ट्रांसफर कितना होगा। ओके, तो अब देखिए सीधा सीधा हम फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको रख देते हैं, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 50 है, इसकी वैल्यू 50 रख दीजिए, इसकी वैल्यू प्लस 50 रख देंगे, और डी यू की वैल्यू कितनी है, -30 है, तो
डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो दोनों की वैल्यू आंसर कितनी आ जाएगी +20। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा +20 किलो जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा +20 किलो जूल। देखिए यहाँ पे चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, हमने आपको बताया था कि सिस्टम द्वारा जो वर्क किया जाता है, मतलब सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए यानी वर्क एक्सपेंशन हो तो वर्क किस में आता है, तो वर्क पॉजिटिव होता है। ठीक, और यदि सिस्टम पर वर्क किया जाए, मतलब जैसे कंप्रेशन प्रोसेस है तो वर्क डन क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक, और हीट ट्रांसफ़र, हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम को अगर हीट दी जाए तो मतलब सिस्टम में हीट जुड़ रही है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, और सिस्टम से अगर हीट निकल रही है तो क्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, सिस्टम से हीट अगर रिलीज हो रही तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अभी जो हम लोग का आंसर आया था वो कितना आया था +20 आया था ना, मतलब ये कि सिस्टम को हीट 20 kg हीट दी जा रही है। ओके, तो इससे क्या होता है, तो हम लोग को इसमें चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। अगर हम लोग चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग को जो आंसर आएगा वो एकदम उलट आंसर आ जाएगा और वो हमारा एकदम सही नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी इस प्रकार के सवालों में चिन्ह का ही विशेष, चिन्ह का ही महत्व। क्यों? क्योंकि देखिए आपके सामने ही बाकी ऑप्शन -20 भी दे रखा है, और अगर आपने दोनों चिन्ह नहीं लिए तो 50 + 30 दोनों को जोड़ दिया होता तो 80 भी आंसर दिया हुआ है, और अगर दोनों घटा दिया होता तो -80 भी आंसर दिया है। तो जो चारों आंसर दिए हुए हैं वो एकदम एक दूसरे क्लोज आंसर दिए हुए हैं। ठीक, तो इसीलिए जब इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे तो तुरंत हम लोग को ध्यान रखना है कि उसमें जो भी आंसर आएगा उसका चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है एन आइडल गैस अंडरगोज ऑन ए थर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट R to S। ठीक, इसमें उन्होंने दिया हुआ है कोई जो आइडल गैस है वो R से S तक जा रही है, इसको क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कैसा आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसा है, आइसोथर्मल है। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा। इन अ टर्बाइन शोन इन द फिगर गिवन बिलो R to S। ठीक, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज़ 1000 न्यूटन मीटर, मतलब जो जितना एरिया में हैचिंग करके रखी है उसका एरिया कितना दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है 1000 न्यूटन मीटर। द अमाउंट ऑफ टर्बाइन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, टर्बाइन का वर्क डन इस प्रोसेस कितना होगा, ये इन्होंने पूछा है। ठीक, तो देखिए सीधा सीधा हम जानते हैं कि ये टर्बाइन जो होता है, टर्बाइन कैसा है, ये फ्लो वर्क है। कैसा वर्क है, फ्लो वर्क है, मतलब जैसे मटेरियल का एक स्थान दूसरे स्थान तक फ्लो होता है। ठीक, क्योंकि टर्बाइन में एक तरफ से स्टीम एंट्री करती है और दूसरी तरफ से एक्सपेंड होकर के निकल जाती है ना, तो ये कैसा वर्क है, फ्लो वर्क है। और जब फ्लो वर्क होता है तब हम इसकी वैल्यू कितनी आती है, तब इसकी वैल्यू आती है -VdP होती है ना, तब इसकी वैल्यू कितनी होती है -VdP। और ये -VdP की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमको इसको जो ग्राफ होगा हमारे पास, जो PV डायग्राम होगा, अगर PV डायग्राम ऐसा है तो फ्लो वर्क के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको P मतलब प्रेशर जो एक्सिस है उस पर हमको इसको प्रोजेक्ट करना होगा, और इस पर जब प्रोजेक्ट करेंगे तो जो हमको ये एरिया प्राप्त होगा यही क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा। ठीक, तो बस यही इसमें महत्वपूर्ण है कि जब टरबाइन वर्क दिया हुआ हो तो हम लोग को प्रोजेक्शन लेना है इस पे, P एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना है। और अगर कोई ऐसा नॉन फ्लो वर्क यानी क्लोज सिस्टम को वर्क दिया होता तो हम लोग किस पे लेते, V एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लेकर के सॉल्व करते। ओके, तो क्योंकि ये कैसा है टरबाइन वर्क है तो हमको इस पर P एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेकर के इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको रखें, ठीक, तो देखिए ये जो RS हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका RS ग्राफ है, तो इसका हमको ये प्रोजेक्शन लेना होगा। ठीक, तो इसका ये एरिया दिया हुआ है, ये एरिया कितना दिया है श्रेडेड एरिया का 1000 न्यूटन मीटर ऑलरेडी दे रखा है, तो हमको ये दूसरा एरिया अगर ये वाला नहीं एरिया का निकालने वैल्यू तो हम लोग पता चल जाएगी। तो उस एरिया कितना हो जाएगा, मतलब हमको
इस एरिया की वैल्यू निकालनी है। तो ये आयताकार है, इन रेक्टेंगल है, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा लंबाई 0.1 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 - 2 जाएगा, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 हो जाएगी। ठीक और बार में दिया है, देखिए प्रेशर किस में दिया है, बार में दिया हुआ है। ठीक और ये जो एरिया दिया है न्यूटन मीटर में दिया हुआ है, ये वाला जो 1000 न्यूटन मीटर का एरिया है न्यूटन मीटर दिया है, तो इसको भी हमको न्यूटन मीटर बदलना होगा। तो जो ये अंतर क्या एरिया का अंतर आता है जो 2 - 1 हमने किया बार, बार से हम लोग इसमें किस में बदलेंगे न्यूटन मीटर बदलेंगे, तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक तो 10⁵ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 × 10⁵ कितना हो जाएगा 0.1 × 10⁵ इक्वल टू हो जाएगा 10⁴ हो जाएगा 10⁴, और उसमें 1000 जोड़ देंगे तो 10⁴ का मतलब कितना हो गया 10⁴ का मतलब हो गया 1 2 3 एंड 4 एंड 1000 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 11,000 मतलब 11,000 न्यूटन मीटर। ये वर्क डन का फार्मूला आएगा, टरबाइन के वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक अब देखिए 11,000 इसमें जो आंसर चूज़ कर लीजिए, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर हो जाएगा 11,000 न्यूटन मीटर। ठीक तो ये वो ध्यान रखना है। ठीक अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि क्योंकि आइसोथर्मल वर्क है, मैंने आपको बताया कि फ्लो प्रोसेस में क्या करना है, पी एक्सिस पे एग्जिट हो उसका प्रोजेक्शन लेना है और नॉन फ्लो पे वी एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेकर के उसका एरिया निकालना है। देखिए जब प्रोसेस आइसोथर्मल होता है तो हम जानते हैं कि दोनों तरफ से उसका एरिया सेम ही आता है। तो अगर इस सवाल को, इस पर्टिकुलर सवाल को अगर आप इस पर ही प्रोजेक्ट करके करते तब भी आंसर वही आता। ठीक क्यों, लेकिन सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि टरबाइन फ्लो प्रोसेस तो हमको हमेशा उसको पी एक्सिस पर ही प्रोजेक्ट करके लेना चाहिए। ठीक क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस जब होता है दोनों एरिया क्या हो जाते हैं सेम हो जाते, तो इस तरफ भी ऐसे भी आंसर उतना ही आ जाता। ठीक लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या है, कॉन्सेप्चुअली सही यही है कि आप पी बार पे लेकर के इसको सॉल्व करें। ठीक फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस अक्योरिंग इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द प्रोसेस अक्योर्स एट। इन्होंने कहा है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डी यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डी यू की जो वैल्यू है ये इक्वल है किसके, रिवर्सिबल प्रोसेस अक्योरिंग इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफ़र, मतलब ये किसके बराबर है, हीट ट्रांसफर बराबर है। डी क्यू इक्वल टू क्या है, डी यू क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी यू है। तो अब इन्होंने पूछा है जब ऐसा है और प्रोसेस सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक तो क्लोज सिस्टम है तो ये एक किस प्रकार का प्रोसेस होगा, तो हम जानते हैं कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी क्यू और डी यू तो बराबर हो गए हैं तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक मतलब वर्क डन क्या है 0 है। अब वर्क डन 0 कब होता है क्लोज सिस्टम में, जब प्रोसेस कैसा हो, जब प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हो। क्यों, देखिए क्या हो जाता है, क्लोज सिस्टम दिया हुआ है तो क्लोज सिस्टम का वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, क्लोज सिस्टम का वर्क डन का फार्मूला होता है पी डी वी होता है। ठीक और इन्होंने कहा क्या होता है, वर्क डन क्या होता है क्लोज सिस्टम का पी डी वी होता है और ये बराबर इन्होंने किसके बताया है, 0 बताया है ना। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पी उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम 0 मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है तो किस प्रकार का प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक तो समझ जाइए कि जब इंटरनल एनर्जी और हीट ट्रांसफ़र क्या है, इक्वल है, जब हीट ट्रांसफ़र मतलब डी क्यू और डी यू बराबर हो जाते हैं। ठीक मतलब डी क्यू इक्वल टू डी यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट ट्रांसफर इक्वल होगा तो किया गया वर्क डन वो 0 हो जाएगा, मतलब डी डब्ल्यू जीरो मतलब पी डी वी जीरो मतलब डी वी जीरो मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा ये हम लोगों का। ठीक
तो ये किस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो सवाल है ठीक इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबका फार्मूला एक ही यूज हो रहा है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और इसी क्वेश्चन को लोग कई तरीके से घुमा घुमा करके आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको ध्यान रखना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक, उसी के हिसाब से फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए थर्मोडाइनमिक इंजन विच कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कनेक्टेड एट टू जंक्शन, मतलब एक थर्मो इलेक्ट्रिक इंजन है। ठीक, विच कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर सर्किट कंडक्टर, मतलब जो कैसा है, दो डिसिमिलर मतलब जो एक ही तरह के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ने दो भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, जैसे एक कॉपर है तो दूसरा सिल्वर है, तो इस प्रकार कनेक्टेड एट टू जंक्शन, वो क्या है, दो जंक्शन पे कनेक्टेड है। ठीक, मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर, और इन दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है। तो ये क्या है, मतलब किस एनर्जी को उन्होंने पूछा, किस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। आंसर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल वर्क। ठीक, तो देखिए पहले सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल देखिए इन्होंने बस एक सिंपल सा सवाल है, उसी को इन्होंने घुमा करके दे दिया गया है। देखिए अगर एक इन्होंने कहा है कि दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं जो अलग अलग जंक्शन पे अलग अलग टेम्परेचर के से कनेक्टेड हैं। ठीक, ओके, अब देखिए ये क्या बताना क्या चाहते हैं इन्होंने जो लिखा है इस पर थर्मो इलेक्ट्रिक इंजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कह रहे हैं। ठीक, वास्तव में ये इतनी लंबी इन्होंने लाइन लिखी है, यही चीज़ कहलाती है थर्मोकपल। क्या कहलाती है, थर्मोकपल। ये कुछ और नहीं है, क्या है, ये थर्मोकपल है। ठीक, मतलब इस प्रकार की संरचना किसकी होती है, थर्मोकपल की होती है। ठीक, तो इसकी ये क्या है, थर्मोकपल है। ठीक, अब थर्मोकपल करता क्या है, थर्मोकपल क्या करता है, तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो देखिए इन्होंने एक सिंपल से सवाल को इतना घुमा करके पूछा है, तो जब भी सवाल को सॉल्व करें तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसके आंसर देख लीजिए, फिर उसके बाद विचार करिए, फिर आंसर दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार के प्रोसेस क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसीलिए जो थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के भी काम आता है। थर्मोकपल के काम आता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के काम आता है। तो इसमें क्या है, एक जंक्शन जहाँ कनेक्टेड होता है वो रेफरेंस का काम करता है, और दूसरा जिसको मेज़र करना होता है उससे हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये क्या करता है, ईएमएफ जनरेट कर देता है। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ठीक, ईएमएफ जनरेट करता है, यानी वोल्टेज, जिसे वोल्टेज लोग कहते हैं, वोल्टेज जनरेट कर देता है। ठीक, तो उसी की मेजरमेंट के आधार पर पे टेम्परेचर नापता है। तो थर्मोकपल किस आधार पर टेम्परेचर नापता है, ईएमएफ, यानी क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ईएमएफ जनरेट का मतलब वोल्टेज जनरेट करते हैं, इसी के वोल्टेज के आधार पर हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित क्या सही है, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू फॉर अ प्रोसेस इज। ठीक, देखिए इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी प्रोसेस के लिए द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू फॉर अ प्रोसेस इज, किसी प्रोसेस के लिए इसकी साइक्लिक इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर किसी साइकिल में हम लोग डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालें तो कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है ना, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इन्होंने डेल्टा फॉर्म में लिखा है, एक ही बात में। ठीक, तो डी हमें किसका वैल्यू निकालना है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू की निकालना है। तो डी इन्होंने लिख दिया, हम लोग डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बराबर क्या है, डी यू के बराबर है। ठीक, ये क्या है, डी यू के बराबर है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, अब देखिए प्रोसेस इन्होंने क्या दे रखा है, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। ठीक, तो अब देखिए, तो मतलब
इन्होंने प्रोसेस कैसा दे रखा है, इन्होंने प्रोसेस दे रहा है साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब साइकिल कोई क्या क्या परफेक्ट साइकिल है। तो हम जानते हैं कि अगर साइकिल है तो किसी साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं किसी साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 क्यों होती है। अब देखिए हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है ना। तो मान लीजिए कोई ये प्रोसेस है, इसमें साइकिल है, जो पॉइंट 1 से शुरू हुआ, एक प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस ये, तीसरा प्रोसेस ये और चौथा प्रोसेस ये। 4 प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो क्या है, कोई भी साइकिल अपने इनिशियल पॉइंट पर ही पहुंच जाएगा। तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी, तो वो क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो मतलब वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि किस पाथ से होकर आया है, वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पर ही डिपेंड करती है। तो क्योंकि इसका फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेट दोनों ही क्या है, सेम है इस प्रोसेस में ना, कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है साइकिल प्रोसेस उसी पर जहाँ पे वहीं पे भी साइकिल जाकर समाप्त भी होता है। तो इसीलिए इन्होंने फाइनल और इनिशियल स्टेज सेम है, तो दोनों जहाँ की इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, दोनों अवस्था में सेम हो जाएगी फाइनल और इनिशियल की। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। तो क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, इसलिए डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या है, 0 है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू अ गैस इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन गैस टेम्परेचर। ठीक, इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ठीक, जिसमें क्लोज्ड सिस्टम ठीक, जिसमें क्लोज सिस्टम है, थर्मल एनर्जी जितनी भी ट्रांसफ़र की जाएगी, जितनी भी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र की जाएगी गैस को, वो कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, वो पूरी तरह से इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो भी हमने हीट ट्रांसफ़र की, द एनर्जी ट्रांसफ़र यानी एनर्जी हीट ट्रांसफ़र, मतलब जो डी क्यू की वैल्यू है, जो डी क्यू हमने ट्रांसफ़र किया वो इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बराबर हो जाएगा। कब होगा, अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया था कि जब डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि डी क्यू बराबर क्या है, डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना, यही है ना फॉर्मूला। ठीक, तो डी क्यू और डी डब्ल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल है, तो डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अभी हमने आपको प्रूफ करके बताई है पिछले सवाल में कि जब वर्क डन की वैल्यू किसी क्लोज सिस्टम के लिए 0 हो जाती है तो किस प्रकार का प्रोसेस होता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है ना। अभी एक पीछे सवाल आया था, उसमें हमने आपको सिद्ध किया था कि जब वर्क डन बराबर किसी क्लोज सिस्टम के लिए 0 हो जाए तो कैसा प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाता है। ठीक, तो ये किस प्रकार का प्रोसेस हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा। तो आंसर इसका कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा हुआ है आइसोचोरिक प्रोसेस। ठीक, ये आइसोचोरिक प्रोसेस, तो जो आइसोचोरिक प्रोसेस होता है वही क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी होता है। ठीक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आइसोचोरिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, ओके। अब देखिए वर्क डन 0 किस में होता है, वर्क डन 0 इसमें भी होता है, फ्री एक्सपेंशन में भी होता है, लेकिन फ्री एक्सपेंशन में हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू भी 0 होती है ना। तो क्योंकि लेकिन इस प्रोसेस में क्या हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए फ्री एक्सपेंशन इसका आंसर नहीं हो सकता। वर्क डन लेकिन फ्री एक्सपेंशन में भी 0 ही होता है। ठीक, तो सिर्फ वर्क डन 0 है इसलिए हम लोग आंसर नहीं लगा देंगे क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में, ठीक, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस हो रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होता ही है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कि इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। ठीक, इसमें द फ्लूइड एक्सपेंड, देखिए इसमें पहले ध्यान रख लीजिए क्या क्या दिया है, रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल भी है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। ठीक, ये फ्लूइड एक्सपेंड्स फ्रॉम 10 बार टू 2 मीटर क्यूब।
10 बार से 2 मीटर क्यूब एक्सपेंड एंड मतलब ये इनिशियल कंडीशन है 2 बार टू 10 मीटर क्यूब से फाइनल कंडीशन पे इस पे पहुंचता है। ठीक, मतलब ये P1 की वैल्यू आपकी हो गई है, ये V1 की वैल्यू हो गई है, ये आपकी P2 की वैल्यू हो गई है और ये आपकी V2 की वैल्यू हो गई है। ठीक, द प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस द हीट सप्लाइज इज 100 किलोवाट। जो DQ की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने 100 किलोवाट है। तो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, इन्होंने प्रोसेस को वर्क डन पूछा है कि वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस कितना होगा। अब देखिए क्या है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले ये कंसिडर कर लीजिए क्या ऐसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है किसका, इंटरनल एनर्जी U जो होती है, U किसका फंक्शन होती है, इंटरनल एनर्जी U फंक्शन होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है। तो जब चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इस सवाल के लिए सीधा सीधा हो जाएगा कि DU की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जब DU की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वही फार्मूला कि DQ बराबर DU प्लस DW है ना। तो देखिए DU की वैल्यू जीरो हो गई तो DQ बराबर क्या हो गया, DQ और DW आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब जो भी हीट सप्लाई की जाएगी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो देखिए इसमें हीट सप्लाई कितनी की गई है, इसमें हीट सप्लाई की गई है 100 किलोवाट, तो वही इसका वर्क डन भी हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, DQ ये दिया हुआ है, यही इक्वल टू DW हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोवाट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, B हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, B हो जाएगा। अब इस सवाल में देखिए जो 10 बार दिया है 2 मीटर क्यूब दिया है, 2 बार दिया है 10 मीटर क्यूब दिया है, इन सब को कोई यूज़ नहीं है। तो ये सब सुपरफिशियल डाटा दिया हुआ, सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है कि आप इनको देखें और इनका यूज़ करने की कोशिश करें। इन सबको कोई यूज़ इस सवाल में देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। तो जितनी भी हीट सप्लाई की जाएगी, जब भी प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ध्यान रखिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और जो इंटरनल एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए कोई चेंज नहीं होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये दोनों हीट ट्रांसफर ही आपका वर्क डन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोड्यूसेस 1000 मेगावाट ऑफ पावर। एक थर्मल पावर प्लांट है जो 1000 मेगावाट क्या है, जनरेट करता है पावर। अब इफ़ द कोल रिलीजेस 900 × 10⁻7 किलो जूल पर आवर ऑफ एनर्जी, मतलब जो कोल है वो 900 × 10⁻7 किलो जूल पर आवर, यूनिट देख लीजिए, यूनिट, ठीक, एनर्जी जनरेट करता है। ठीक, अब इसमें क्या है, देन द रेट एट विच द हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द पावर प्लांट। तो इन्होंने पूछा है कितनी हीट रिजेक्ट हो जाएगी, पावर प्लांट से कितनी हीट रिजेक्ट होगी। तो देखिए सीधा सीधा इस सवाल इसमें क्या है, क्या करना है हम लोग को, ये जो हीट है ये कोयला इतनी हीट सप्लाई कर रहा है, तो हीट सप्लाई मतलब जो हमने ने हीट सप्लाई कर दी है वो इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जो या तो वर्क डन में यूज हो जाए या फिर जो बाकी हुई है वो हीट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। जो बाकी बची हुई हीट क्या है, रिजेक्ट हो जाएगी। तो सीधे सीधे से समझिए कि जो वर्क डन होता है वो दोनों हीट सप्लाई और हीट रिजेक्ट का क्या होता है, डिफरेंस होता है थर्मल पावर प्लांट में। क्यों, क्योंकि वो भी साइक्लिक प्रोसेस पर ही वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें भी इंटरनल एनर्जी जो चेंज होता है वो जीरो होता है। ठीक, तो देखिए इसमें मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर कि हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। ठीक,
तो हमको हीट रिजेक्टेड निकालना है, तो हीट रिजेक्टेड बराबर क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हीट बराबर हो जाएगा, कितनी हीट रिजेक्ट करेंगे, ये बराबर हो जाएगा हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन, मतलब जो वर्क डन कर लिया गया है। ठीक, तो हम लोग ऐसे निकाल लें, तो हीट सप्लाइड माइनस, तो हीट सप्लाइड कितनी है, हीट सप्लाइड की वैल्यू कितनी दी हुई है 910⁻7 किलो जूल पर आवर ना, तो इसको किलो जूल पर सेकंड में निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 900 इंटू 10⁻7 पर आवर है, से सेकंड बदलने के लिए इसको 3600 से भाग दे देंगे। ठीक, 9 चौके 36। ठीक, अब 10⁻7 है, ये किस में मेगावाट में है, तो क्योंकि क्या हो जाएगा, ये जो अभी आंसर है 10⁻7/4 ये हो जाएगा, हम लोग का आंसर आएगा ये किलो जूल पर सेकंड में होगा ना, किलो जूल पर सेकंड। किलो जूल पर सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 किलो वाट हो जाएगा ना, तो ये जो हम लोग का है वे किलो वाट बन जाएगा। तो अभी जो आंसर है इसी यहाँ पे हम लोग को क्या लिख देंगे, किलो वाट। देखिए ये किसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेगावाट में दिया हुआ है, और आंसर भी हमारे किस में दिए हुए, मेगावाट में दिए हुए हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करना है, इसको भी मेगावाट में बदल लीजिए, तो 3 से भाग दें, 10⁻3 से भाग दे दीजिए, तो 10⁻3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कट करके इसको कैंसिल करेंगे तो जगह 10⁻4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 10⁻4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 2500 मेगावाट है ना फ्रेंड्स। 2500 मेगावाट क्या हो जाएगी, ये हीट सप्लाइड हो जाएगी। तो हीट सप्लाइड कितनी है, हीट सप्लाइड जो है हमारी 2500 मेगावाट है, और ठीक, तो हीट सप्लाइड के 2500 मेगावाट, और पावर कितना है हम लोग का 1000 मेगावाट। ठीक, तो 2500 मेगावाट में से 1000 मेगावाट घटा देंगे। ठीक, तो 2500 में से हम लोग को 1000 मेगावाट घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 1500 मेगावाट हो जाएगा ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। में से 1000 मेगावाट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1500 मेगावाट हो जाएगा। 2500 मेगावाट क्या है, हीट सप्लाइड है 1500 में। ठीक, 1000 मेगावाट क्या है, वर्क डन है, तो हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा 1500 मेगावाट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा ये सवाल ये सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो देखिए कितना भी किसी प्रोसेस में क्या है, इंटरनल एनर्जी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो जो चेंज इन क्या कहते हैं हीट सप्लाई है वही क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए सही जोड़ी दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए सही जोड़ी बनाने के लिए एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो हम लोग का आंसर आता जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम दिया है, आइसोलेटेड सिस्टम, और इसकी चेक आइसोलेटेड सिस्टम देखिए मतलब इस प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें मास ट्रांसफ़र भी क्या होता है 0 होता है, और साथ में एनर्जी ट्रांसफ़र भी 0 होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या ऑप्शन हो जाता है, एनर्जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम जब एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है तो एनर्जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट का ऑप्शन क्या हो जाता है 1 हो सकता है। ठीक, साथ में इसका इंक्रीज इन वेलोसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स प्रेशर ड्रॉप, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। ठीक, ये कैसा है, इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंस ऑफ इट्स प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप करके वेलोसिटी को कौन सा डिवाइस बढ़ाता है, नोजल बढ़ाता है। ठीक, तो मतलब ये जो दूसरा है, पहले का आंसर हो जाएगा 1 और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा है एप्रिसिएबल ड्रॉप इन प्रेशर विदाउट चेंज इन एनर्जी। एनर्जी मतलब जो एनर्जी क्या हम जानते हैं एंथैल्पी को ही एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल मतलब एंथैल्पी। ठीक, तो प्रेशर ड्रॉप तो होता है लेकिन चेंज एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, तो इस प्रकार का प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके पीछे वाला जो लेक्चर है जो हमने उसमें मैंने थ्रोटलिंग प्रोसेस को विस्तार से बताया है, एक क्वेश्चन में थ्रोटलिंग प्रोसेस है तो वहाँ मैंने इसको अच्छे से बताया, तो आप पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं। ये आखिरी दिया है, तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा थ्रोटलिंग डिवाइस, मतलब सी के लिए 3 हो जाएगा, सी के लिए 3 हो जाएगा 3। ठीक, फिर चौथा दिया है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तो चौथे के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि यही बचता है। ठीक, फिर भी पढ़ लेना चाहिए एक बार।
एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को जितना वर्क ट्रांसफ़र करते हैं उतना ही क्या हो जाता है, उसको उसमें क्या वही एनर्जी उसको एंथैल्पी बढ़ा देती है। मतलब सीधे सीधे देखो, दो चीज़ ध्यान रख लीजिए। अगर किसी पंप का वर्क डन निकालना है, एंथैल्पी दी हुई है, वर्क डन ऑफ द पंप या फिर कंप्रेसर दिया हुआ है, तो जो अगर हम उनकी एंथैल्पी का मतलब इनिशियल, ठीक, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, मतलब दो इनपुट और आउटपुट दोनों जाके एंथैल्पी का अंतर निकाल देंगे तो वही उसका वर्क डन भी हो जाता है। इसी प्रकार हमको टरबाइन का वर्क डन अगर निकालना है तो उसके टरबाइन का वर्क डन कितना होता है, तो उसके इनलेट पे एंथैल्पी कितनी है और माइनस आउटलेट पे एंथैल्पी कितनी है, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी हो जाएगा हम लोगों का वर्क डन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर सवाल में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि इनलेट पे एंथैल्पी इतनी है, आउटलेट पे एंथैल्पी कितनी है, तो वर्क डन कितना है, तो दोनों इनलेट आउटलेट के एंथैल्पी घटा दीजिए तो आंसर आपका आ जाता है। तो अभी हमने देख लिया कि इसका क्रम क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। किस में दिया, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी जो हम लोग का दिया है वो एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, समझ आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इन चारों प्रोसेस है, इन चारों प्रोसेस के बारे में हमने आपको विस्तार से पहले ही पढ़ा चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अभी आएगा, जब कंप्रेसर चैप्टर होगा तो उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाला जस्ट पीछे वाला जो QS है, QS क्वेश्चन सीरीज है, इसके जस्ट पहले वाला, ठीक, उसमें हमने आपको कराया है। ठीक, और आइसोलेटेड सिस्टम भी उसी में हमने कराया है जीरोथ लॉ के साथ। ठीक, तो ये सवाल को आप शुरुआत से सारे क्वेश्चन सीरीज़ देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप जब पढ़ते हैं तो ऐसा थ्योरी पढ़ते हैं, जब सवाल लगाते हैं तो उस किसी क्वेश्चन के अलग अलग डायमेंशन से आपका पाला पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका उतने ही आंसर बताने में उतने ही तेज़ हो जाएंगे, उतने ही क्रिस्प हो जाएंगे। ठीक, अगला ऑप्शन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, देखिए हमने आपको बताया था कि थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसा होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, आइसेंथैल्पिक मतलब एंथैल्पी क्या होती है, इसकी कांस्टेंट होती है। तो कैसा है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कांस्टेंट आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। ध्यान दीजिए, मतलब जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा, H1 = HT होता है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है जब किसी माइन्यूट मतलब बहुत छोटे छिद्र से या बहुत पतली नली से होकर के कोई लिक्विड या फ्लूइड या फिर कोई गैस गुजर रही होती है, जैसे कैपिलरी ट्यूब से होकर के कोई गैस गुजर रही हो या फिर कोई लिक्विड गुजर रहा हो, जो प्रोसेस हो रहा होता है वो कहलाता है थ्रोटलिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट होती है। देखिए जो प्रेशर में ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप, ये पॉजिटिव होता है, मतलब प्रेशर में कमी ज़रूर आएगी। ठीक, लेकिन एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट होती है। देखिए इसलिए क्या है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब इसमें जो एंट्रोपी चेंज होती है, चेंज इन एंट्रोपी, ये भी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी में बहुत अधिक मात्रा में चेंज हो जाता है, मतलब एंट्रोपी बढ़ जाती है, और प्रेशर भी क्या है, लगातार घट जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ये क्या कहलाते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहलाते हैं। जो वाल्व होता है रेफ्रिजरेशन का वाल्व, रेफ्रिजरेशन कैपिलरी ट्यूब, उसमें जो प्रोसेस होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को हमेशा ही किसी भी डायग्राम अगर मतलब हम किसी साइकिल और किसी PV डायग्राम या TH डायग्राम बनाए तो हमें डॉटेड लाइन के फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि जो प्रोसेस होते हैं कि इस प्रकार प्रोसेस जो मतलब इस प्रकार प्रोसेस होते हैं जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, उनको हमेशा ही PV डायग्राम और TH डायग्राम के डॉटेड रूप में बनाया जाता है। किस रूप में बनाया जाता है, डॉटेड रूप में बनाया जाता है। मतलब जैसे ये प्रोसेस है, अगर इसमें एक प्रोसेस इस तरह है, इस तरह, और चौथा प्रोसेस इस प्रकार डॉटेड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
एयर इज बीइंग फोर्स्ड बाय द बाइसाइकिल पंप इनटू ए टायर अगेंस्ट अ प्रेशर 4.5 बार। ठीक, मतलब एक प्रोसेस, एक बाइसाइकिल पंप है जिसके द्वारा टायर में आके प्रेशर, मतलब एक प्रेशर 4.5 प्रेशर बार के अगेंस्ट उसको क्या कहते हैं, टायर में हवा भरी जा रही है। ठीक, अब इन्होंने पूछा है स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज। देखिए, अगर कोई भी प्रोसेस इनफाइनाइटेसिमली स्लो, मतलब कोई प्रोसेस अगर स्लो होता है तो प्रोसेस क्या, तो उन्होंने पूछा है क्या मतलब इसी प्रकार प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। तो जब भी बहुत ही स्लो डाउनवर्ड प्रोसेस होता है तो हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब अगर कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो है, सीधे सीधे याद ध्यान रखिए कि इनफाइनाइटेसिमली स्लो जो प्रोसेस होते हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस बहुत स्लो होता है तो उसमें जितने भी हीट जनरेटर तुरंत ही रिलैक्स हो जाती है, मतलब रिलीज हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट बना रहता है। क्या बना रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। इसीलिए जितने भी स्लो प्रोसेस होते हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, ये याद रख लीजिए। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। इसमें मतलब ये चाहते हैं कि जितना तेज़ी से, मतलब फास्ट प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक, थ्रोटलिंग प्रोसेस भी क्या होता है? वेरी हाई, मतलब वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। और इन्होंने दिया आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो होता है, इसका जो प्रोसेस होता है ये बहुत सिंपल होता है, फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी होता है। ठीक, जब भी देखिए हमारे पास 4 प्रकार के जब जितने भी प्रोसेस है उसमें सबसे आसान प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है। मतलब अगर हम किसी प्रोसेस को प्राप्त करना चाहें प्रैक्टिकली तो आइसोबारिक प्रोसेस सबसे आसानी से प्राप्त किया। आइसोबारिक और कांस्टेंट आइसोचोरिक, ये दोनों प्रोसेस आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमको एकदम स्लो, मतलब इनफाइनिटेसिमली स्लो प्रोसेस करना होगा, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमको इनफाइनिटेसिमली फास्ट, मतलब ज़ीरो टाइम में ही प्रोसेस को करना होगा। ठीक, जबकि कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या करना है, सिंपल से हमको क्या करना है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए उसका प्रेशर कांस्टेंट कर देना है। तो जैसे हम लोग का प्रेशर कुकर है, ठीक, तो उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो आइसो वॉल्यूम प्रोसेस है। इसका हम लोग प्रेशर भी कांस्टेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक वेट रख देते हैं। ठीक, तो जैसे इस वेट क्या होता है, ये वेट क्या है, प्रोसेस इसके अंदर का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट बनाए रखने में मदद करता है। जैसे इस प्रेशर से ज़्यादा होगा प्रेशर, इसके अंदर की गैस इस डेड वेट से होकर के रिलीज़ हो जाएगी। जब रिलीज हो जाएगी सेफ्टी वाल्व से तो फिर उसके अंदर का प्रोसेस, उसके अंदर का प्रेशर उतना ही बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से प्रेशर कांस्टेंट बनाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्क ट्रांसफ़र बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज। जो वर्क ट्रांसफ़र होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो देखिए सीधा देखिए, अगर हम कोई प्रोसेस ले रहे हैं तो अगर देखिए ये वर्क इस पथ से जाता है तो अलग वर्क डन प्राप्त होता है, इस पथ से जाता है तो अलग वर्क डन प्राप्त होता है, और इस पथ से जाएगा तो अलग वर्क डन प्राप्त होगा। तो जो हीट एंड वर्क होते हैं, हीट एंड वर्क, ये दोनों कैसे प्रोसेस होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। तो जब ये पाथ फंक्शन होते हैं, क्यों? क्योंकि इस पथ पे डिपेंड करते हैं किस पथ से कोई प्रोसेस अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचा है। तो कैसे कहलाते हैं, हीट एंड वर्क बोथ आर किस प्रकार के फंक्शन है, ये दोनों ही पाथ फंक्शन है। ठीक, याद रख लीजिए, ये दोनों ही पाथ फंक्शन है। ठीक, जबकि बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे इंटरनल एनर्जी है, ठीक, या फिर डेंसिटी है, वॉल्यूम है, प्रेशर, ये सब पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि सभी क्या है, प्रॉपर्टी। जितने प्रकार के प्रॉपर्टीज़ होंगी सभी क्या होंगी, पॉइंट फंक्शन होंगी। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सब पॉइंट फंक्शन। तो वर्क ट्रांसफ़र के पॉइंट फंक्शन है, नहीं है, वर्क ट्रांसफ़र पॉइंट फंक्शन नहीं है। अब देखिए दूसरा दिया है, इस ऑलवेज गिवन बाय PdV, मतलब PdV, तो सिर्फ PdV के द्वारा नहीं दिया जाता, कभी कभी ये वर्क ट्रांसफ़र की वैल्यू VdP के द्वारा भी हम लोग देते हैं ना। PdV के द्वारा कब दिया जाता है, जब प्रोसेस नॉन फ्लो होता है, और VdP के द्वारा कब दिया जाता है, जब प्रोसेस नॉन फ्लो होता है।
ठीक, आगे कहा इन्होंने कि इस अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली। तो क्या सिर्फ प्रेशर का फंक्शन है वर्क ट्रांसफर? नहीं, प्रेशर का भी है, वॉल्यूम का भी है, ठीक, और कभी कभी ये टेम्परेचर का भी फंक्शन हो जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रोसेस का फार्मूला अलग अलग होता है, साथ ही उसके पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। अब चौथा ऑप्शन दिया है डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि ये पाथ फंक्शन होता है वर्क ट्रांसफ़र, और उस पर डिपेंड करता है कि किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि वो किस पथ के द्वारा दूसरे पॉइंट तक पहुंचा है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर के लिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन इसमें कराए हैं उसका क्वेश्चंस का PDF में लिंक में दे दूंगा, ठीक, और साथ में ही इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप देख लीजिए, वो आपका हमारे चैनल पे आपको इसके पहले के भी क्वेश्चन सीरीज़ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए। ठीक, देखिए उसमें मैंने आप जब भी मैं सवाल करा रहा हूँ तो उसके साथ उनके कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक, तो आप कॉन्सेप्ट भी नोट करते रहिए। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आप कोई सवाल करेंगे तो सिर्फ उसी सवाल को नहीं, उससे संबंधित